बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात की थी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 10 मैकेनिकल क्वेश्चंस के ऊपर अबाउट डीजल जनरेटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डीजल जनरेटर हो या गैस जनरेटर की फील्ड में अगर इलेक्ट्रिकली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में तो वो कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं या कौन कौन से पूछे जाते हैं। थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, उनको जो है आपने किस तरह जवाब देना होता है उसका। तो आज की वीडियो में हम इस पे बात करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो ये है कि अगर हमारे जनरेटर का एवीआर फॉल्टी हो जाए और हमें हर हाल में जनरेटर चलाना हो, यानी कि लोड पर चलाना हो, हमारे पास एवीआर ना हो, बाकी दुनिया की हर चीज़ हो, यानी कि सारा टूल है हमारे पास, बस एवीआर ही नहीं है और हमारा एवीआर जो है वो फॉल्टी हो गया है, कोई और जनरेटर भी नहीं है कि हम वहाँ से लेकर उसको रिप्लेस कर सकें। तो ये बेसिकली मुझसे भी पूछा गया था एक इंटरव्यू में, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब क्या होगा, जैसा कि हमने हाउ टू बाईपास एवीआर वाली वीडियो में बताया था कि जो हमारा एवीआर होता है बेसिकली वो किस तरह काम कर रहा होता है कि उसमें सेंसिंग वोल्टेज आते हैं और आउटपुट पर एक्साइटेशन वोल्टेज जाते हैं। अब अगर हमारा एवीआर ख़राब हो जाए तो क्या होगा, हमारे एक्साइटेशन की जो आउटपुट है वो नहीं जाएगी। अब एवीआर तो हमारा है फॉल्टी और हमें हर हाल में जनरेटर चलाना है, तो हमें जनरेटर को किसी भी तरह एक्साइटेशन की सप्लाई प्रोवाइड करनी है। अब वो सप्लाई हम प्रोवाइड कर दें कांस्टेंट, मसलन बैटरी से या किसी भी सोर्स से, तो उसको मेंटेन भी करना है क्योंकि एवीआर का काम वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है। ऐसा नहीं होता कि फ़िक्स वोल्टेज जो है वो यहाँ से आउटपुट जा रहे होते हैं, बल्कि मुसलसल इसमें जो है वेरिएशन होती है एज़ पर डिमांड, एज़ पर लोड डिमांड। तो हम वही काम करेंगे जो हाउ टू बाईपास एवीआर वाली वीडियो में बताया था। तो हम उनको ये जवाब देंगे कि हम बैटरी और एक पोटेंशियोमीटर के ज़रिए से अपना जनरेटर लोड पर ले सकते हैं। वो किस तरह के, हम एवीआर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, उसके वोल्टेज, सेंसिंग वोल्टेज, एक्साइटेशन वोल्टेज या सिर्फ एक्साइटेशन वोल्टेज के जो वायर है वो हम वहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर एक बैटरी यूज़ करेंगे 12 वोल्ट की, या अगर हमारी जो जनरेटर की वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है एक्साइटेशन की वो जनरेटर की नेम प्लेट पर लिखा हुआ होता है, तो हम ये देख लेंगे कि उसके मैक्सिमम कितने वोल्टेज रिक्वायर्ड हैं फुल लोड पर। उसके हिसाब से अगर हमें सिंगल बैटरी चाहिए या डबल बैटरी सीरीज़ में लगाकर, दो बैटरी हम 24 वोल्ट भी ले सकते हैं। और इसके सीरीज़ में हम एक पोटेंशियोमीटर या रियोस्टेट लेंगे और इस तरह हम अपने एक्साइटर को जो है सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, जनरेटर को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। तो विदाउट लोड जब हमारे वोल्टेज अपनी रेटेड वैल्यू पर आ जाएंगे फिर हम लोड पर लेंगे जनरेटर को, और जैसे ही लोड पर लेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे क्योंकि इसको मज़ीद एक्साइटेशन वोल्टेज चाहिए होते हैं। तो पोटेंशियोमीटर के ज़रिए हम एक्साइटेशन को कंट्रोल करते हुए एवीआर का काम करेंगे। ये काम हमें मैनुअली करना होगा, लेकिन इन केस ऑफ एमरजेंसी हम जनरेटर को लोड पर चला सकते हैं अगर हमारा एवीआर फॉल्टी हो, और जब तक हमारे पास एवीआर ना हो दूसरा तो हम बैटरी के ज़रिए से अपना जनरेटर लोड पे ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस तरह देना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारा जो जनरेटर उसमें पावर फैक्टर का असल में मतलब क्या है, व्हाट डज मीन बाय पावर फैक्टर इन जनरेटर, यानी कि जनरेटर के ऊपर जो 0.8 लिखा हुआ होता है उस पावर फैक्टर का मतलब क्या है। क्योंकि जनरेटर जो है वो सोर्स है, लोड नहीं है, और पावर फैक्टर हमेशा लोड का होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा लोड जो है या तो रेजिस्टिव है या कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है। तो पावर फैक्टर तो हम हमेशा नेचर ऑफ लोड के हिसाब से होता है एसी सर्किट में। तो जब हम जनरेटर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर पावर फैक्टर का एक्चुअली मतलब है क्या। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रियल जनरेटर होते हैं, बड़े जनरेटर, उन पर तो 0.8 लिखा हुआ होता है पावर फैक्टर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि हर जनरेटर का जो पावर फैक्टर है वो 0.8 हो। तो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे घरों में जनरेटर्स यूज़ होते हैं छोटी रेटिंग के, यानी कि 2 kVA 5 kVA तक के, उनका जो पावर फैक्टर होता है वो 1 लिखा हुआ होता है उस पर। तो कुछ जनरेटर जो है 1 पावर फैक्टर के भी होते हैं, और कुछ जनरेटर जो है हमने ऑयल एंड गैस में जो ड्रिलिंग जनरेटर्स होते हैं उनका पावर फैक्टर 0.7 तक भी लिखा हुआ देखा है जनरेटर की नेम प्लेट पर। तो बेसिकली जनरेटर के ऊपर पावर फैक्टर का असली में मतलब क्या है, आप इंटरव्यू में किस तरह इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है उसको समझ लें अच्छी तरह से कि जितना भी पावर फैक्टर हमारे जनरेटर की नेम प्लेट पर मेंशन है, हमने यहाँ पर 0.8 ले लिया है, मसलन हमारे जनरेटर पर 0.8 पावर फैक्टर मेंशन है, तो इसका एक्चुअली मतलब ये है कि पावर फैक्टर एक्सिस देन यानी मोर देन 0.8 इज़ लिमिटेड बाय इंजन हॉर्स पावर, एंड पावर फैक्टर लेस देन 0.8 इज़ लिमिटेड बाय जनरेटर आउटपुट एम्पेयर्स यानी कि करंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जनरेटर पर जो पावर फैक्टर उन्होंने मेंशन किया होता है
उसका मतलब ये होता है कि जब हमारा लोड ऐसा हो जिसका पावर फैक्टर 0.8 ही हो, तो हमारा जो जनरेटर है वो अपनी किलोवाट रेटिंग और करंट जो एम्पेयर रेटिंग है उसके हिसाब से पूरा सही आउटपुट दे रहा होगा। अगर पावर फैक्टर एक्सिस हो जाता है हमारे 0.8 से, यानी 0.85, 0.9, 0.95 या 1 तक चला जाता है, तो उसका क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि हमने इंजन पर जो है मज़ीद लोड डाल दिया है। वो किस तरह, अभी हम आपको इसको समझा देते हैं। तो सिर्फ ये लाइन आप जहन में रख लें कि पावर फैक्टर एक्सिस देन 0.8 इज़ लिमिटेड बाय इंजन हॉर्स पावर, पावर फैक्टर लेस देन 0.8। अब पावर फैक्टर जो है 0.8 से कम हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, 0.7 हो गया, 0.65 हो गया, तो ये इसका क्या है मतलब कि ये लिमिटेड है हमारे जनरेटर के आउटपुट एम्पेयर से। अब अगर पावर फैक्टर नीचे जाएगा तो एम्पेयर्स बढ़ेंगे, जैसा कि हमने फार्मूले में और कैलकुलेशन वाली वीडियो में बताया हुआ है पहले। तो पावर फैक्टर 0.8 से नीचे जाने का मतलब है हमारा जनरेटर का आउटपुट करंट बढ़ जाएगा। इसीलिए इन्होंने जो पावर फैक्टर मेंशन किया हुआ है, हमारा लोड जो है मस्ट भी सेम होना चाहिए उसका पावर फैक्टर, ताकि जनरेटर हमारा ओवरलोड ना हो। क्योंकि अगर ये 1000 एम्पेयर का जनरेटर है टोटल, तो वो 0.8 पावर फैक्टर वाले लोड पर है। अगर हमारा लोड ऐसा हो गया जिसका पावर फैक्टर 0.7 हो जाए, तो वहाँ पर उसके एम्पेयर्स एक्सीड कर जाएंगे उसकी वैल्यू से, और वहाँ पर जितनी भी हमारी जनरेटर की मसलन वाइंडिंग्स हैं, उसकी मेन केबल्स हैं, ब्रेकर हैं, सब के ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा, यानी कि वो ओवरलोडिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ओवर करंट फ्लो होगा। और पावर फैक्टर अगर हमारा 0.8 से ऊपर जा रहा है, तो हम कहते तो ये हैं कि ये अच्छा है पावर फैक्टर जितना ऊपर जा रहा है, लेकिन वो अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जनरेटर हमारा अटैच है इंजन के साथ, और इंजन की एक अपनी हॉर्स पावर है, यानी एचपी में उसकी जो पावर मेजर की जाती है। तो अब इसको किस तरह हम समझाएंगे, अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हमारा 1000 केवी का जनरेटर है, जैसा कि नॉर्मली होता है 0.8 पावर फैक्टर होता है, तो उसके ऊपर उन्होंने किलोवाट भी मेंशन किए होते हैं, यानी 800 किलोवाट। अब मान लेते हैं कि हमारा जो लोड है वो 1 पावर फैक्टर वाला है, तो 1000 केवी का जनरेटर अगर 1 पावर फैक्टर के साथ चलाया जाएगा तो उसके किलोवाट भी 1000 हो जाएंगे। आप जो है फार्मूले से निकाल सकते हैं, यानी कि केवीए मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर इज़ इक्वल टू किलोवाट। तो जब 1000 को 1 से करेंगे तो आंसर जो है वो 1000 ही आएगा, यानी कि अब जनरेटर हमारा 1000 किलोवाट का हो गया, जबकि एक्चुअल में जनरेटर 800 किलोवाट का है। तो जब 800 किलोवाट के जनरेटर पर हम 1000 किलोवाट का लोड डालेंगे तो इंजन पे क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा इंजन, क्योंकि इंजन जो डिज़ाइन हुआ है हमारा, उसकी जो पावर है जिसको हम एचपी में मेजर कर रहे हैं, वो हमारे जनरेटर के किलोवाट को देखते हुए उसकी जो पावर है वो कैलकुलेट की जाती है। तो अब 800 किलोवाट के जनरेटर पर कभी भी हम 1000 किलोवाट का लोड नहीं डाल सकते। तो इसीलिए अगर आपका ऐसा लोड है जो पावर फैक्टर 1 वाला है, तो उसको आप चला तो सकते हैं जनरेटर पर, मगर उस पर फिर 100% लोड नहीं डालेंगे बल्कि 80% डालेंगे, यानी कि किलोवाट आपके हमेशा 800 ही रहने चाहिए, ताकि जनरेटर की जो अपनी रेटिंग है एक्चुअल पावर किलोवाट में वो उतनी ही रहे, उससे एक्सीड ना करे, और उसके साथ जो इंजन कपल हुआ है उस इंजन पर भी लोड ज़्यादा ना हो। तो बस 0.8 पावर फैक्टर से ज़्यादा होने का मतलब होता है कि हमारे इंजन पर ज़्यादा लोड आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर किलोवाट कम करने पड़ेंगे, या तो फिर आप पावर फैक्टर को इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके करीब करीब रखें ताकि हमारे इंजन पर ओवरलोडिंग ना हो। तो जनरेटर पर मेंशन हुआ हुआ पावर फैक्टर का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है। अच्छा, फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा 3 फेज़ जनरेटर है वो हमेशा स्टार कनेक्शन में क्यों होता है, उसके कनेक्शन जो है, यानी जनरेटर कभी भी डेल्टा में नहीं होता बल्कि स्टार में ही क्यों होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा में हमारे पास लाइन वोल्टेज जो है वो सेम होते हैं फेज़ वोल्टेज के, जबकि स्टार में जो है लाइन वोल्टेज ज़्यादा होते हैं फेज़ वोल्टेज से। दूसरा ये कि डेल्टा में न्यूट्रल नहीं मिलता हमें, क्योंकि इसके तीनों पॉइंट जो है आपस में मिल जाते हैं, तो तीनों जगह पे फेज़ ही मिल रहा होता है। स्टार में क्या होता है कि जहाँ पर तीनों फेजेस मिल रहे हैं वहीं से हम न्यूट्रल लेते हैं, तो हमें न्यूट्रल मिला हुआ होता है इसमें। तो इसके फ़ायदे क्या हैं कि हमें किसी भी जनरेटर पर अगर 3 फेज़ लोड चलाना है तो हम 3 फेज़ ले लेंगे, अगर हमें सिंगल फेज़ लोड चलाना है तो किसी भी एक फेज़ के साथ हम न्यूट्रल ले लेंगे, तो हमारा सिंगल फेज़ लोड भी चलेगा। और प्रैक्टिकली यही होता है कि जो हमारा जनरेटर डिज़ाइन किया जाता है वो हर तरह के लोड के लिए होता है, सिर्फ स्पेसिफिक किसी ख़ास लोड मसलन मोटर या हीटर्स के लिए नहीं होता। तो डेल्टा के जो कनेक्शन है वो या तो मोटर्स में किए जाते हैं या हमारे ट्रांसफार्मर में या फिर हीटर्स में। अब जनरेटर पर तो हमें हर चीज़ चलानी है, डिस्ट्रीब्यूशन लोड भी है, हमारे पास अनबैलेंस लोड भी है, बैलेंस लोड भी है, तो हर तरह की सप्लाई के लिए हमें
एक तो ये कि 3 फेज़ सप्लाई भी चाहिए होती है, सिंगल फेज़ सप्लाई भी चाहिए होती है, तो वो हमें यहाँ से मिल रही होती है, यहाँ नहीं मिलती। दूसरा ये कि हमें वोल्टेज जो है वो फेज़ टू फेज़ ज़्यादा मिल रहे हैं और फेज़ टू न्यूट्रल कम मिल रहे हैं। तो हर तरह के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है, इसीलिए जनरेटर को हमेशा स्टार में रखा जाता है। यानी एक स्टार कनेक्टेड जनरेटर से ही हम एक डेल्टा कनेक्टेड मोटर चला सकते हैं। लेकिन हम एक डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर से हम एक अगर आप कह सकें कि डिस्ट्रीब्यूशन लोड जिसको न्यूट्रल भी चाहिए वो नहीं चला सकते। तो इसीलिए हमें जो है जनरेटर को हमेशा स्टार में करना होता है। तो इसका जवाब आप इस तरह दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बैटरी वोल्टेज हैं वो ड्यूरिंग क्रैंकिंग कितने होने चाहिए, तो हमें पता चले कि हमारी जो बैटरी है वो सही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बैटरी चेक करने के तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तो यही है कि हम मल्टीमीटर लगाकर ड्यूरिंग क्रैंकिंग उसके वोल्टेज चेक करें, दूसरा ये कि उसकी ग्रेविटी चेक करें, और तीसरा ये कि लोड टेस्टर वगैरह से उसको उसकी कैपेसिटी चेक करें या उसकी चार्जिंग वगैरह कितनी है। लेकिन इंटरव्यू में क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें आंसर भी उसी बात का देना होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि ड्यूरिंग क्रैंकिंग अगर हमारा एक सिंगल बैटरी वाला 12 वोल्ट का सिस्टम वाला जनरेटर है, तो ड्यूरिंग क्रैंकिंग उसके वोल्टेज कितने होने चाहिए कि हमें पता चले हमारी बैटरी जो है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में यानी कि सही कंडीशन में। तो इसका जवाब ये होगा कि वोल्ट जो है वो 9 तक रुक जाने चाहिए, 9 से नीचे नहीं जाने चाहिए ड्यूरिंग क्रैंकिंग अगर हमारी बैटरी अच्छी कंडीशन में। तो फिर आगे से ये भी पूछा जा सकता है कि 9 वोल्ट कितनी देर तक, मतलब हम आधे घंटे तक क्रैंक करवाते रहें तो क्या 9 पर ही रुके रहेंगे वोल्ट? तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है सेकंड्स के अंदर। तो 15 सेकंड तक इसका टाइम होता है। यानी कि अगर आपने क्रैंक करवाना शुरू किया तो 15 सेकंड तक इंजन अगर क्रैंक हो रहा है और हमारे वोल्टेज 9 पर आकर होल्ड हो गए तो इसका मतलब है बैटरी हमारी हेल्दी कंडीशन में। अगर 15 सेकंड के अंदर ही 9 वोल्ट से भी नीचे जा रहे हैं तो फिर बैटरी की जो चार्जिंग है वो पूरी नहीं है या बैटरी जो है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है कि इसका जवाब आप इस तरह दे सकते हैं। 5वें नंबर पर हमने क्वेश्चन लिया है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम है हमारे जनरेटर्स में वो क्यों यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉडर्न जितने जनरेटर्स हैं हमारे उनमें ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम ही होता है सिवाय छोटे जनरेटर्स के। तो इसके जो मेन रीज़न्स हैं वो क्या है? सबसे पहले तो ये कि ये रिलायबल है, हमारे ऑपरेशन के लिए, सिस्टम ऑपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। दूसरा ये कि इसकी जो मेंटेनेंस है वो लो है। लो मेंटेनेंस का क्या मतलब है कि जैसा कि हम जानते हैं जब हमारा इंजन ओवरहॉलिंग का टाइम पूरा कर लेता है तो भी हमारे जो जनरेटर साइड अल्टरनेटर साइड होती है उसमें कोई इतनी चीज़ें नहीं होती कोई काम करने वाली, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बेरिंग चेंज कर लेते हैं, उसकी वाइंडिंग पे वार्निश कर देते हैं। तो लो मेंटेनेंस है। क्यों? बिकॉज नो मूविंग कॉन्टैक्ट्स, यानी कि इधर कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स नहीं है जो आपस में टच हो रहे हैं, जैसा कि कार्बन ब्रश, स्लिप रिंग्स। तो उनकी वजह से मेंटेनेंस बढ़ती है और उनकी वजह से बार बार हमें रिप्लेस करने पड़ते हैं पार्ट्स। तो यहाँ पर क्योंकि कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं बन रहा है, यानी कि हमारी जो एक्साइटेशन है वो ब्रशलेस का मतलब ही यही है कि हमारे ब्रश नहीं है, ना ही कार्बन ब्रश है, ना ही स्लिप रिंग है, ना ही कमोटेटर टाइप की कोई चीज़ है। तो सब कुछ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड्स के ज़रिए हो रहा है। तो इसी वजह से इसकी लो मेंटेनेंस होती है, रिलायबल होता है, इसका जो रिस्पॉन्स है सिस्टम का वो बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए सबसे कामयाब जो है हमारा जनरेटर्स में ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा डीसी मोटर होती है, जो स्टार्टिंग मोटर के लिए यूज़ की जाती है, स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए, जिससे हम क्रैंक करवाते हैं, जिसको हम क्रैंकिंग मोटर भी कहते हैं, वो डीसी मोटर की कौन सी टाइप है? विच टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज्ड इन स्टार्टर? तो ये तो हमें पता है कि वो डीसी मोटर है, यानी कि बैटरी से चल रही है, लेकिन डीसी मोटर की कौन सी टाइप है? तो इसके लिए हमें डीसी मोटर की टाइप्स का पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि डीसी मोटर की जो टाइप्स हैं कॉमनली वो 3 होती हैं: डीसी सीरीज़ मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। सीरीज़ मोटर ऐसी मोटर है कि जिसके स्टेटर और रोटर की जो वाइंडिंग है वो आपस में सीरीज़ में होती है। शंट मोटर जिसके स्टेटर और रोटर की वाइंडिंग आपस में पैरेलल में कनेक्ट होती हैं। कंपाउंड मोटर में दोनों तरह की होती हैं, यानी कि इसमें 2 वाइंडिंग्स होती हैं, एक जो है वो रोटर के सीरीज़ में और दूसरी पैरेलल में आ रही होती है। तो इन तीनों में से हमारी जो डीसी मोटर की स्टार्टिंग मोटर है वो सीरीज़ मोटर टाइप होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सीरीज़ मोटर ही क्यों यूज़ की जाती है, बाकी दूसरी टाइप्स क्यों यूज़ नहीं की जाती, तो इसका जवाब ये है कि चूँकि सीरीज़ मोटर जो होती है डीसी की, उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, तो इसीलिए हम इसको ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पर ये लोड के साथ कनेक्ट होकर चले, यानी कपल होकर चले। अगर ये विदाउट लोड ज़्यादा चलाई जाए तो ये जल भी जाती है, इसकी जो स्पीड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो इसीलिए इसको लोड के साथ अटैच करके ही चलाया जाता है। तो यही वजह है कि डीसी मोटर यानी जब भी हम क्रैंक करवाते हैं इंजन को तो पहले उसका पिनियन जो है सोलेनाइड
वो आगे की तरफ धक्का देता है उसको, जब वो फ्लाई व्हील से अटैच हो जाता है फिर वो घूमती है। तो यानी कि वो लोड के साथ लगकर स्टार्ट होती है और लोड को भी घुमा देती है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई है। तो इसीलिए यहाँ पर डीसी सीरीज़ मोटर यूज़ की जाती है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हम जनरेटर के अंदर स्पेस हीटर्स क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है कि हमारी जो वाइंडिंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम मॉइस्चर या इन्वायरमेंटल कंडीशन। यानी कि जहाँ पर हमारा टेम्परेचर माइनस में होता है या माइनस में ना भी हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है, वहाँ पर जब जनरेटर हमें लॉन्ग टाइम के लिए स्टार्ट ना करना हो, वो स्टैंड बाय पर हो, तो उसकी वाइंडिंग पर मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर की वजह से जब भी जनरेटर स्टार्ट होगा तो वाइंडिंग शॉर्ट हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्पेस हीटर्स लगाते हैं अपने जनरेटर के अंदर। ये जो है स्टेटर की बॉडी में लगाए जाते हैं, इनकी एक लोकेशन होती है, उसको एक्सटर्नल सप्लाई दी जाती है, जिस तरह हम स्टैटिक बैटरी चार्जर को सप्लाई देते हैं। तो ये उस वक्त तक ऑन होता है जब तक हमारा जनरेटर स्टॉप कंडीशन में। जैसे ही हमारा जनरेटर चलेगा तो उसकी जो स्टार्टिंग या क्रैंकिंग की रिले या कंट्रोल रिले, उसके थ्रू हम स्पेस हीटर को डिस्कनेक्ट करवा देते हैं, ताकि जब जनरेटर चले तो इसका काम क्योंकि ख़त्म हो जाता है, जनरेटर ऑलरेडी हीटअप हो जाते हैं उसकी वाइंडिंग्स वगैरह। लेकिन स्टॉप कंडीशन में उसको वार्म रखने के लिए, उसकी वाइंडिंग को मॉइस्चर से बचाने के लिए, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, अगर रेनी सीजन बहुत ज़्यादा होते हैं तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए हम अपने जनरेटर में स्पेस हीटर्स का यूज़ करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो जनरेटर है उसके वोल्टेज की आउटपुट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं, तो यहाँ पर आपको ये नहीं कहना है कि उसका AVR फॉल्टी हो सकता है, क्योंकि AVR फॉल्टी होने की सूरत में वोल्टेज ज़ीरो नहीं होंगे। तो ज़ीरो वोल्टेज आने की रीज़न में सबसे पहले रोटेटिंग रेक्टिफायर का मसला हो सकता है। रोटेटिंग रेक्टिफायर को चेक किया जाएगा, उसके साथ लगे हुए वेरिस्टर को, जो कि इसके पैरेलल में लगा हुआ होता है। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वेरिस्टर क्या काम करता है, किस तरह कनेक्शन किए जाते हैं इसके। तो रोटेटिंग रेक्टिफायर, उसके बाद वेरिस्टर, उसके बाद वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट, मैगर वगैरह के ज़रिए हमें कंफर्म करना होगा। फिर ये कि लॉस ऑफ मैग्नेटिज़म, यानी कि रेजिडुअल मैग्नेटिज़म जो होता है हमारे जनरेटर में, इस पर भी हम बता चुके हैं सेल्फ एक्साइटेशन वाली वीडियो में। वो सारी वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो लॉस ऑफ मैग्नेटिज़म से क्या होगा कि जब हमारा जनरेटर अगर सेल्फ एक्साइटेड है तो वहाँ पर वोल्टेज ही नहीं आएंगे। तो जब रेजिडुअल वोल्टेज नहीं आएंगे तो हमारा AVR काम नहीं शुरू करेगा, उसके बाद सप्लाई जो है कहीं पे भी नहीं जाएगी। लेकिन अगर हमारा ये रीज़न नहीं है, लॉस ऑफ मैग्नेटिज़म नहीं हुआ है, AVR भी सही है, तो हमारे रोटेटिंग रेक्टिफायर, वेरिस्टर और वाइंडिंग्स में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें सही होंगी उसके बाद हम AVR पे जाएंगे, क्योंकि AVR ख़राब होने की सूरत में वोल्टेज ज़ीरो नहीं होते, बल्कि कुछ ना कुछ रेजिडुअल वोल्टेज आते हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन के जो हमारा जनरेटर है उसमें अंडर ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाता है, कितने वोल्टेज पर उसको अंडर वोल्टेज या कितने पर उसको ओवर वोल्टेज पर शट डाउन होना चाहिए। तो जो हमारे कैटरपिलर के जनरेटर्स में देखा गया है, अंडर वोल्टेज में हम क्या करते हैं, 90% उसके रेटेड वोल्टेज का, इसको हम सेट पॉइंट बनाते हैं अंडर वोल्टेज शटडाउन के लिए। 95% का हम सेट पॉइंट बनाते हैं वार्निंग के लिए। यानी कि हमारे वोल्टेज जितने भी हैं, 400 हैं, 300 हैं, 500 हैं, जो भी रेटेड वोल्टेज हैं, जब वोल्टेज उससे कम होना शुरू होंगे, रिड्यूस होना शुरू होंगे, तो उसकी 95% जब वैल्यू हो जाएगी उसके रेटेड वोल्टेज की, तो वहाँ पर वार्निंग आने लगेगी हमारे पैनल पर, या जो भी हमारा वार्निंग सिस्टम है। अगर हमने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, उसको इग्नोर किया, वोल्टेज मज़ीद ड्रॉप हुए, यहाँ तक कि 90% तक हो गई उसकी वैल्यू, तो यहाँ पर हमारा जनरेटर जो है वो शट डाउन हो जाएगा अंडर वोल्टेज यानी UV पर। इसी तरह ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन रखी जाती है कि 105% जितने भी रेटेड वोल्टेज हैं उसका 105% इस पर जो है वार्निंग आएगी। अगर हमने इसको इग्नोर किया, एक्नॉलेज किया, देखा नहीं, तो ये बढ़ते बढ़ते अगर 110% तक हो गए हमारे वोल्टेज उसकी रेटेड वैल्यू से, तो हमारा जनरेटर जो है वो शट डाउन हो जाएगा ओवर वोल्टेज पर। अच्छा, ये परसेंटेज की जो वैल्यू है, सेट पॉइंट्स हैं, ये डिपेंड करते हैं जनरेटर टू जनरेटर, तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये हमने कैटरपिलर का स्टैंडर्ड बताया। आखिर में अगर ये पूछा जाता है कि जनरेटर के जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बुनियादी तौर पर तो यही बताए जाते हैं कि जनरेटर के दो पार्ट्स होते हैं मेन। एक स्टेटर जो कि स्टेशनरी यानी रुका हुआ होता है, रोटर यानी कि रोटेटिंग घूमने वाला पार्ट। तो बेसिकली तो जनरेटर के यही दो पार्ट हैं। अब इसके बाद अगर मज़ीद बात की जाए तो हमारे जो मॉडर्न जनरेटर्स हैं यानी कि ब्रशलेस एक्साइटेशन वाले, उनमें एक्साइटर्स का इजाफा हो जाता है। जो एक्साइटर हमारे स्टेटर पर लगा हुआ हो उसको हम एक्साइटर स्टेटर कहते हैं,
जो हमारे रोटर की शाफ्ट पर लगा हुआ हो, घूम रहा हो, उसको हम एक्साइटर रोटर कह देते हैं। तो इस तरह ये 4 पार्ट्स हो जाते हैं इसके। फिर अगर हमारा जनरेटर परमानेंट मैग्नेट टाइप का है, यानी पीएमजी एक्साइटेशन वहाँ यूज़ हो रही है, तो इसको हम पीएमजी एक्साइटर या पायलट एक्साइटर भी कहते हैं। तो एक और पार्ट फिर ये हो जाएगा। फिर इसका जो मेन पार्ट है वो AVR है, यानी कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, या इसको खाली वोल्टेज रेगुलेटर भी कहा जा सकता है। तो ये हमारे किसी भी जनरेटर के मेन पार्ट होते हैं। ये सिर्फ हम जनरेटर साइड की बात कर रहे हैं, इंजन की नहीं कर रहे। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो गए। ये तो वो क्वेश्चन थे जो हमने अपने पास से एज्यूम किए थे। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हैं या आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में, या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसको आगे चल के उसका जवाब देंगे आपको। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आगे चल के लाएंगे मोटर्स और ट्रांसफार्मर्स और दूसरे इक्विपमेंट्स के हवाले से। आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।